खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद और मैं हूँ जरी जलील। नाज़रीन, अब से कुछ हफ्ते कबल हमने राइट्स वॉच के एक प्रोग्राम में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो कि इस्लामाबाद की हदूद के लिए कौमी असम्बली और सेनेट ने पास किया था, उसको सराहा था, उसके हवाले से गुफ्तगू की थी और हमने इस उम्मीद का इजहार किया था कि ये जो कानून बना है इससे कम उम्री की जो शादियाँ होती हैं, बिलखसूस छोटी बच्चियों की, उसकी कमी आएगी, उसकी रोकथाम हो सकेगी। लेकिन इस हफ्ते यके बाद दीगरे दो अदालती फ़ैसले, एक लाहौर हाई कोर्ट से और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसे आए हैं जिनसे ऐसे लग रहा है कि ये जो कानून है वो बेअसर होकर रह गया है और कई दहाइयों से जो जद्दोजहद जारी थी, जिसमें आसमा जहांगीर भी शामिल थी, जिसमें हिना जिलानी भी शामिल थी, जिसमें ख़ावर मुमताज़ भी शामिल थी, इन तमाम ख़वातीन की जो ज़िंदगी भर की जो जद्दोजहद थी उसको इन फ़ैसलों से शदीद धचका पहुँचा है। और इन अदालती फ़ैसलों में दोनों अदालतों ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने 15 साला लड़कियों की जो शादी हुई थी उनको इस बिना पर दुरुस्त करार दे दिया कि उन लड़कियों ने बलूगत की उम्र हासिल कर ली थी, इसलिए अगरचा उनकी उम्र जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में जो कम अज़ कम उम्र की हद मुकर्रर है, जो कि पंजाब में 16 और अब फेडरल में 18 साल है, उससे कम ही सही, लेकिन ये शादी कानूनी तौर पे दुरुस्त है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो कानून बनाया गया है इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये कानून जो है ये शादियों को गैर कानूनी तो करार देता है लेकिन उसको ख़त्म करने का इख्तियार किसी अदालत को नहीं देता। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ रेकमेंडेशंस भी दी, लेकिन हम आपको ये भी याद करवाते रहें कि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी 2022 में और जज थे जस्टिस बाबर सत्तार, जिनके सामने एक चाइल्ड मैरिज का मुकदमा था। उन्होंने उस मुकदमे में तारीख़ी फ़ैसला देते हुए ये करार दिया था कि जब भी ऐसा कोई मुकदमा आएगा तो वो चाइल्ड मैरिज जो होगी, जो छोटी कम उम्र बच्चियों की शादी होगी, वो ना सिर्फ गैर कानूनी करार दी जाएगी बल्कि उसको नल एंड वाइट समझा जाएगा, कि ऐसा समझा जाएगा कि ये ताल्लुक़, ये शादी कभी हुई नहीं, और अगर उस शादी के बाद कोई जिनसी ताल्लुक़ कायम किया जाता है तो उसको भी रेप के ज़ुमरे में शुमार किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक तरफ हमारा कानून में हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, दूसरी तरफ हम इस तरह के अदालती फ़ैसले देख रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से, छोटी बच्चियों के हवाले से जो कानून साज़ी है वो वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक वाली पोजीशन पे आ गई है? और ये जो अदालती फ़ैसले हालिया हुए हैं इनसे कितना नुकसान होगा उन ख़वातीन की जो जद्दोजहद रही, जो लॉज बने इतने अरसे में, वो किस तरह इससे मुतासिर होंगे और इन जजमेंट्स का रिवर्ट होना कितना ज़रूरी है? इसके हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है ख़ावर मुमताज़ साहिबा को, जो कि वीमेन एक्शन फ़ोरम की एक बहुत ही सरगर्म कारकुन रही हैं। इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की सरबराही करती रही हैं और ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में एक बहुत ही तवाना आवाज़ रही हैं। तो बहुत शुक्रिया ख़ावर मुमताज़ साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो जद्दोजहद रही, आसमा जहांगीर की जो जद्दोजहद रही, हिना जिलानी की जो जद्दोजहद रही, आपको क्या लग रहा है कितना बड़ा सेटबैक है इन दोनों जजमेंट्स से जो आप लोगों को लगा? और इस तनाजुर में कि हाल ही में हमने देखा कितना बड़ा इस्लामाबाद में बड़ी जद्दोजहद के बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को मंजूर किया गया और उसमें शादी की उम्र दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए 18 साल मुकर्रर की गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत जद्दोजहद रही कि ये जो कम उम्र की शादी है वो ख़त्म हो और एक एडल्ट लड़की कम से कम 18 साल की उम्र में शादी हो, हालांकि वो भी मिनिमम एज है, उससे बड़ी पे हो, लेकिन 18 से कम पे नहीं हो। और यही जद्दोजहद के नतीजे में सिंध में सबसे पहले वो कानून तब्दील हुआ और वहाँ पर 18 साल कम से कम शादी की उम्र तयन कर दी गई। लेकिन हम ये देखते हैं कि उस कानून में एक तो उसमें कोई क्रिमिनलाइज नहीं हुई है। एक जो है ना गैप उसमें कानून में है, और वो गैप इस वजह से है कि हमारे जो मजहबी लोग हैं और पार्टीज भी हैं, उनका कहना है कि सने बलूगत होती है जब वो मैनाक आ जाए, और लड़की का बलूगत उसकी फिजिकल चेंज के साथ होती है। और ये फिर वो सारे इस्लामिक हिस्ट्री के मुख्तलिफ चीज़ें लेके आते हैं और कहते हैं कि ये इस तरह होता है, तो इसलिए कानून ने शादी को इनवैलिड नहीं करते। एक दफ़ा शादी हो जाए तो वो उसके बाद शादी नहीं वॉइड होती, अब अनलेस के लड़की जो है वो तैयार हो जाए शादी को एनल करने के लिए। तो वो तो आमतौर पे हम देख रहे हैं
कि ये कम उम्र की शादियां ज्यादातर उन लोग बच्चों में हो रही हैं जो कि कम उम्र ही होते हैं और खुद अपने शौक से और ये अपनी रजा से शादी करते हैं। और अक्सर ये कम उम्र बच्चियां होती हैं, और अक्सर कहीं कहीं हमने देखा है लड़के भी कम उम्र होते हैं, जी। और फिर वो लड़कियां जो है अपने घर वालों के साथ जाना नहीं चाहती। तो ये तो उसमें सुकून रह गया है कानून में। उसके बाद हमने जब पंजाब में ये कानून आया था तो उसमें उन्होंने जो अमेंडमेंट आए थे उसमें उन्होंने उम्र नहीं कम की थी, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जो थी और उसमें सजा जो थी वो रजिस्ट्रार को और माँ बाप को दे दी, उसमें है उसकी प्रोविजन हो। और वही बात है कि जब तक कि प्रूफ ऑफ एज नहीं होता है तो फिर वो नहीं आगे बढ़ती बात। जो अब आईसीटी का आया, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर कानून आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार भी को भी पनिशमेंट होगी, मैं पेरेंट्स को भी पनिशमेंट होगी, और उसके लिए सीएनआईसी को उन्होंने मैंडेटरी बनाया है। और मेरे ख्याल से ये सबसे अहम बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि जब तक कि वो शादी वॉइड नहीं करी कराए मान कर मानी जाएगी और उसको कानून ये नहीं तय करेगा, तो ये बार बार बात जो है हमें यही नजर आएगा कि शादी के ऊपर वो अगर सजा भी दे देंगे माँ बाप को और सजा भी दे देंगे रजिस्ट्रार को, शादी नहीं खत्म होगी। इस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई, जब ये केस चल रहा था, उसमें जस्टिस बाबर सत्तार की 2022 की एक जजमेंट को कोर्ट भी किया गया, जिसमें उन्होंने शादी को वॉइड भी डिक्लेयर किया था और कहा था कि ऐसे जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो 375 रेप का जुर्म जो है अट्रैक्ट करेगा। अदालत उस प्रेसिडेंट को पे तो देख सकती थी ना, ये तो जजेस को भी। अदालत में देख, तो क्या वकील ने भी ये बात उठाई कि नहीं उठाई? बिल्कुल उठाई ये बात उठाई, वकील ने भी उठाई, लेकिन अदालत ने उस अदालत ने कहा कि वो फैसला गलत था। अदालत ने उस फैसले को रिजेक्ट किया, 2022 के फैसले को। लेकिन क्या एक अदालत दूसरे के अदालत के पहले अदालत के फैसले को रिजेक्ट कर सकती है? या तो डिविजनल बेंच होती जो कि उसको रिजेक्ट करती। लेकिन ये तो हमारे अपने माइंडसेट्स हैं, हमारे अपने जजेस के भी। बहुत दफा हमने ये देखा है कि वो साथ साथ एक लेक्चर भी देते हैं इसके बारे में, अक्सर जजेस जो हैं, कि क्या सही है और क्या गलत है। बट द पॉइंट इज के द स्पिरिट ऑफ द लॉ को देखे ना, ये किस वजह से ये कानून बना है। जी। जी। जो कानून जो बना है वो सिर्फ इस वजह से तो नहीं है ना कि वो कि छोटी लड़की की शादी, उसकी जल्दी शादी के जो उस पे मनफी असरात होते हैं ना, उसको सामने रखना चाहिए। उस लड़की की जिंदगी पे जो असर होता है उसको सामने रखना चाहिए। और जो एक रिकमेंडेशन यहाँ पर, जो एक प्रोविंशियल फोरम है आवाज टू का खास तौर पे, उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि जजेस को भी अवेयरनेस की जरूरत है। इसके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिसका के मनफी असरात वाले एस्पेक्ट्स हैं। और जब सिंध में कानून आया तो सबसे ज्यादा अहम बात तो यही थी कि एक जो भी लड़की जिसकी जल्दी शादी हो जाती है, अव्वल तो उसका मेडिकली जिस्म तैयार नहीं है सारी जो शादी की जिम्मेदारियां होती हैं तौलीदी की, और दूसरे उसको जो हक होता है तालीम का, पढ़ाई का, जहनी तौर पे तरक्की करने का, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको तो घर की जिम्मेदारियों में डाल दिया जाता है और फिर बच्चे पैदा होने हो शुरू हो जाते हैं, तो उसकी तो जिंदगी वहां जम के रह जाती है ना, इट फ्रीजेज एट दैट पॉइंट। इसी तरह से मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे जो प्रोटेक्शन के कवानीन हैं जो बच्चियों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो तो वायलेशन में आ गए हैं इस डिसीजन के बाद। उनके लिए भी एक डायलेमा क्रिएट कर देता है ना इस किस्म का। लेकिन हम उम्मीद तो यही करते हैं कि अगर एक जज ने एक इतना कंजर्वेटिव या नैरो माइंडेड सा, नैरो इंटरप्रिटेशन का एक जजमेंट दे दिया है, तो बाकी कोर्ट्स उससे बाउंड तो नहीं है ना। वो फिर बाबर सत्तार वाले जजमेंट के ऊपर भी जा सकते हैं। इश्यू कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें एक और भी बात है। अक्सर तो शादी कॉन्सुमेट हो चुकी होती है और कभी कभी बच्चा भी होता है या लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, तो फिर क्या, किसकी जिम्मेदारी कौन, बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, उस लड़की की जिंदगी क्या होगी। और अगर वो जैसे कभी कभी ये होता है, लड़की कहती है मैं तो इसी आदमी के साथ जाना चाहती हूँ। हमने केस किया था एनसीडब्ल्यू में, हमारे पास एक केस एज कोर्ट ने रेफर किया था, उसमें भी यही बात थी कि
लड़की तो माँ बाप से मिलना भी नहीं चाह रही। तो इस वक्त हुकूमत की तरजीह क्या हो? मजहबी लोगों की जो बातें, मजहबी कानून की तरफ जाए या वो उस जगह जाए जहाँ बच्चों के बुनियादी हकूक़ पूरे हो रहे हैं? किस तरफ जाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो सबसे अहम बात तो ये है कि बच्चों की बुनियादी हुकूक जो तल्फ हो रहे हैं उसकी तरफ जाना चाहिए। ये हमें को किसने इख्तियार दिया है कि बच्चों की जिंदगी, लड़कियों की जिंदगी हमेशा के लिए आप उसको कंस्ट्रिक्ट करके रख दें। ये एक वायलेशन है उनकी राइट की। ठीक है, अगर वो कम उम्री में समझ नहीं पा रही हैं या एक एक इमोशनल और किसी वजह से, स्केपिज्म की वजह से अक्सर ये शादियां होती हैं, घर में जो उनके ऊपर तंगी हो या उन्हें लगता है कि हम पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो जी। कुछ दूसरे उनको और एवेन्यूज भी की तो जरूरत है ना। लड़कियां स्कूल जा सकती हैं कि नहीं, कोई उनके सोशल इंटरेक्शन और उनसे हो रहा है कि नहीं, उनके क्या मौके हमें, इट्स अ होल कल्चरल एक है ना माशरे में जो एक हकीकत है, तो उसको भी तब्दील करने की जरूरत है। और लेकिन क्योंकि बहुत सारी शादियां माँ बाप के रजा से नहीं होती। जी जी। लेकिन ये जो पुबर्टी वाला, जो बलूगत वाला कॉन्सेप्ट अदालतों ने दोबारा रिवाइव कर दिया एकदम एट दिस एज एंड टाइम, जब हम 21वीं सदी में, बहुत सारे अब तो उस पर बात हो चुकी है। आपको नहीं लग रहा कि बहुत पीछे ले गई हैं अब हम जजमेंट्स? इन जजमेंट्स को आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना ज़रूरी है कि इनको रिवर्ट करवाया जाए, इन दोनों जजमेंट्स को? मेरा तो ख्याल है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, कम से कम इंटर कोर्ट अपील ही हो और कुछ नहीं हो तो। क्योंकि मकसद तो ये है कि इसको तो लार्जर सेंस में देखने की जरूरत है ना, कि बच्चियों की शादियां जो अगर जल्दी हो जाती हैं तो क्यों होती हैं, क्यों करती हैं, क्या घर में, मतलब हमें हमें तो एक तो दो चीजें हैं, एक तो घर के माहौल को बदलना, माँ बाप को बताना, उनकी भी तो इसमें एक जिम्मेदारी है। और और इसमें ये डायलेमा तो है, इसको किस तरह से आप डील करते हैं। सिंध में तो ये भी किया है कि पना उस पे शेल्टर में भेज दिया लड़की को कि तुम 18 साल की हो जाओ हाँ। तो पता चले। लेकिन वो अक्सर जाती फिर वही है जहां उसने शादी की होती है पहले। तो आप समझते दो नहीं चीजें कि? हैं जो, जी जी। एक और चीज है, दो चीजें हैं इसमें। जब इस तरह की शादी हो जाती है, हमारी रिसर्च कोई नहीं हुई है ये देखने के लिए उनकी जिंदगियां आगे बढ़ जाके क्या हो जाती। अगर हम एविडेंस जनरेशन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी एविडेंस इस पे भी हो कि जो जिनकी जल्दी शादी हो जाती है उनकी जिंदगी की पे उसका क्या असर होता है, हम्म। 5 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद क्या होता है, 10 साल बाद, यू नो इट दैट। क्योंकि आपको सबूत देने पड़ते हैं, अक्सर लोगों को एविडेंस देनी पड़ती है कि इससे कितनी नफी होती है एक औरत की, एक बच्ची की हाथ। बिल्कुल। पर आप बिल्कुल, आपके साथ अग्री करती हूँ, दिस इज गोइंग बैक एंड आई थिंक जजेस हैव टू बी आल्सो। अब हमने वैसे प्रोग्रेसिव जजमेंट्स भी देखे हैं फैमिली लॉज के हवाले से भी, राइट्स ऑफ अभी जो रिसेंटली मंसूर अली शाह का जो हाँ। जजमेंट था, मतलब we've seen progressive judgment also, rights of women, property rights, ये सब कुछ के, लेकिन साथ साथ हमारे ये नेगेटिव भी जजमेंट्स आते हैं। लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब भी ख़वातीन का मामला है और ख़ास तौर पे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट या कम उम्री की शादी का, हमें क्यों लगता है कि हमारी रियासत जो है वो बैकफुट पे चली जाती है? वो अपनी बच्चियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, जो कि हम इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स के सिग्नेटरीज़ हैं, हम मानते हैं उनको, और उस पे ना हमारी अदालतें उस तरह से खड़े होने को तैयार हैं ख़ासतौर पर बच्चियों के मामले पे, और ना हमारी रियासत और हमारी हुकूमत खड़े होने को तैयार है, तो हम उनको क्यों, उनके लिए क्यों जंग नहीं लड़ते? हमें तो जहां तक राइट्स एक्टिविस्ट है वो तो जंग करते हैं। मैं तो रियासत की बात कर रहा हूँ। रियासत जो है वो देखती है कि कहाँ हम अपीज कर सकते हैं इस एलिमेंट को। उनको, मेरा तो ख्याल है कि हमने कॉन्स्टेंटली देखते हैं अपीजमेंट ऑफ द रिलीजियस राइट एंड रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। ये खवातीन आर नॉट अ प्रायोरिटी। आप देख लें, न्यूट्रिशन स्टेटस देख लें, एजुकेशन स्टेटस देख लें, क्या हम्म। एटीट्यूड है, क्या क्या सरकार सोचती है, क्या उनके लिए प्रोविजंस करती है। ठीक ठीक ठीक। मालूम है कि स्कूल जाना चाहिए लड़की को, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन आप उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, स्कूल चलते नहीं है, घोस्ट स्कूल होते हैं, लड़कियां ज्यादा सफर करती हैं।
तो ये तो मेरा ख्याल है कि हमारा एटीट्यूड पूरी सरकार का एक बहुत ही मिसोजिनिस्ट है। एक बात और कहूंगी, एक ये है कि ये हमारे स्कूलों के करिकुलम में जब 8वीं 9वीं क्लास में बच्चे आते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कानून क्या कहता है शादी के बारे में और उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या कुछ, मतलब यू हैव टू प्रिपेयर यंग पीपल के इनके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, उनकी जिंदगियों के ऊपर क्या असर होता है। आई थिंक दिस शुड बी पार्ट ऑफ एन अवेयरनेस कैंपेन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत शुक्रिया खबर मुमताज़ साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये जो हालिया 2 अदालती फ़ैसले आए हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के हवाले से, इसके जो असरात होंगे और ख़ास तौर पे जो मनफी असरात होंगे उस पर आपने बड़ी खुल के बात की। और नाज़रीन, हम यहाँ आपको ये भी बताते रहें कि चाइल्ड मैरिज इसलिए भी बहुत नुकसानदेह है कि इससे ख़वातीन या जो चाइल्ड ब्राइड्स होती हैं, जो या वो ख़वातीन जो कम उम्र में माँ बनती हैं, उनकी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वो ख़वातीन जो 15 से 19 साल की उम्र में माँ बनती हैं, उनमें हमल के दौरान या ज़चगी के दौरान अमवात की शरह वो हर 1 लाख में से 249 होती है। जबकि यही ख़वातीन जब 23 से 27 साल की उम्र में माँ बनती हैं या ज़चगी में जाती हैं, तो इनमें ये जो अमवात की शरह है वो कम होकर 130 के लगभग रह जाती है। तो बहुत एक नंबर जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो तमाम तिब्बी माहिरीन और बाकी आलमी माहिरीन हैं वो इस बात पे ज़ोर देते हैं कि जो शादी की जो कम से कम उम्र है उसको 18 साल मुकर्रर होना चाहिए। और नाज़रीन, जहां हम देख रहे हैं एक मायूस कुन ख़बर आई कोर्ट से, तो वहाँ पे हम एक रोशनी की किरण भी देख रहे हैं ख़वातीन के हवाले से। ख़ास तौर से एक माइलस्टोन केस जो AGHS का रहा अभी हाल ही में, उसके अंदर रेपिस्ट को 12 महीने के अंदर अंदर सज़ा दिलवाई गई और डिसीशन 12 महीने के अंदर कोर्ट ने दिया। जबकि यूजुअली क्या होता है कि 15 महीने, 1 साल, कभी कभी इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं और रेपिस्ट कभी कभी एक्विट भी हो जाते हैं। बल्कि ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि जो रेप ट्रायल्स हैं उनके अंदर जस्टिस सर्व नहीं हो रही। बट इसी वजह से ये केस इट इज़ precedent, it is a milestone and it's a cause for maybe celebration, because हम ये देख रहे हैं कि अगर लॉ को फुली इम्प्लीमेंट किया जाए, और इस वक्त स्पेसिफिकली एंटी रेप एक्ट की बात हो रही है 2021, तो फिर वी विल सी दैट जस्टिस इज़ फाइनली सर्व्ड। इस पर्टिकुलर केस में भी लॉयर ने, प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग था, लॉयर ने कंसेंट के ऊपर जोर दिया, क्योंकि कंसेंट की बात हुई। ख़ास तौर से केस के अंदर कंसेंट के ऊपर सवाल उठा, रेप सर्वाइवर के जिस्म पे निशान नहीं थे। और ये अक्सर कोर्ट के अंदर ये बात की जाती है कि अगर निशान ना हो जिस्म पे, ब्रूजेस ना हो, कोई वुंड्स ना हो, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट ये डिसाइड कर लेता है अपनी तरफ से कि ये कंसेंट की तरफ इशारा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया अंडर द लॉ दैट दिस डज नॉट नेसेसरली मीन कंसेंट। इन फैक्ट अगर रेप सर्वाइवर या औरत या कोई भी इंडिविजुअल हो, वो अगर कंसेंट 100% वर्बली ना दे, तो फिर कंसेंट डज नॉट एग्जिस्ट। और एक बहुत अहम नुक्ता है जिसकी बेसिस पे केस पूरा टर्न हो सकता है। हम चलते हैं, मतलब ये केस क्योंकि एक मिसाल बन गया है, हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर AGHS निदा अली साहिबा के पास और हम उनसे बात करते हैं इस केस के बारे में और क्यों ये केस अहम है और किस तरह से उन्होंने 12 महीने में इस केस का फ़ैसला दिलवाया। तो वेलकम टू द शो निदा। आपने ये केस 12 महीने में AGHS ने इसको एक तरह से रेपिस्ट को सज़ा दिलवाई। तो ये हम देखते चले आ रहे हैं कि जो रेप केसेस होते हैं उसमें तो लंबे लंबे ट्रायल्स होते हैं। तो आपने किस तरह से केस को लड़ा कोर्ट के अंदर और क्या अहमियत आप समझती हैं इस केस की? थैंक यू voicepeaker.net, थैंक यू जरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। हम पिछले 2-3 सालों से हमने रेप ट्रायल्स शुरू किए हैं और हमारा बड़ा स्टार्ट जो था बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। केसेस बहुत लंबे प्रोलॉन्ग्ड चल रहे थे और ट्रायल से पहले ही पुलिस उनका ना वो करा देती थी सुलह सफाई, सेटल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है बिकॉज हम लीगल एड पे ऑपरेट करते हैं, तो कोई इंसेंटिव लॉयर के पास नहीं होता कि अगर वो लंबा लटकाएगा तो ज्यादा फीस ले सकते हैं, या कोई इसका मॉनेटरी फायदा नहीं है। और बिकॉज हमारी टीम भी बहुत जेंडर सेंसिटाइज्ड है, हमारे यही लॉयर्स ट्रेनिंग भी करते हैं एंटी रेप लॉज की, तो हमारे ये बहुत एडवांटेज है कि हम कानून को भी समझते हैं। कोई
अपना किसी लॉयर का और कोई नहीं होता इंटरेस्ट के केस लंबा चले। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, बिकॉज जब कोई भी केस चलता है उसमें डिफरेंट एक्टर्स होते हैं, देयर इज द पुलिस, द प्रोसिक्यूशन, द जुडिशरी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द रोल द लॉयर हैज टू प्ले। सो इसमें मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने लॉयर को दूंगी कि उसने जितना तेजी से, 12 महीने भी कोई इतना छोटा अरसा नहीं है, क्योंकि कानून खुद कहता है कि 4 महीने में कंक्लूड हो जाना चाहिए, बट कंपेयर टू trial which goes for 15 months to 2 years, this is definitely an improvement. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमने देखी है, जो रेप सर्वाइवर आता है उसका डटे रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि रेप सर्वाइवर जो है वो रिज़ाइल कर जाता है किसी ना किसी वजह से। इस केस में जो सर्वाइवर थी वो किस तरह से डटी रही, और AGHS उसके हवाले से क्या साइकोलॉजिकल उसको एड फ्राहम भी करता है? देखिए, ये केस जो था ना, इसमें एक तो क्रेडिट उसको भी जाता है जो सर्वाइवर थी, बिकॉज शी वांटेड टू गेट जस्टिस फॉर हर सेल्फ। जब उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सही नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसके केस को इग्नोर किया जा रहा था, तो बिकॉज बीइंग पार्ट ऑफ द एंटी रेप कमिटी, हमने पुलिस को भी कहलवाया था कि इस केस को सीरियस लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 बार कहलवाने के बावजूद भी उसकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई थी। तो ये तो एक विक्टिम या सर्वाइवर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना उसका है कि वो उसको इंसाफ मिले। एक सबसे ज्यादा रोल जो होता है ना, वो पुलिस का होता है। अब आप पुलिस जो है वो, आपको, हालांकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन कोशिश होती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, कि इसमें ज्यादा एविडेंस नहीं है, आपको कुछ मिलना नहीं है, ये लंबा चलना है। फिर एक सोशल स्टिग्मा जो है रेप केसेस का, जो एक हमारा कल्चरल इशू है, या फैमिली का प्रेशर होता है कि ये तो केस कहीं नहीं जा रहा। सो ऑब्वियसली यू लूज फेथ एंड देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो ये मल्टीपल इश्यूज होते हैं, एट प्ले होते हैं, कि अगर शुरू में कोई आ भी जाए अपना केस कोर्ट में ले जाने के लिए, बट इतने गेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि इवेंचुअली so many cases, almost more than 50%, if not 80% cases resile before the conclusion of the case. नितिन साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब भी रेप ट्रायल होता है अमूमन हमने ये देखा है कि उसमें जो सर्वाइवर है उसको उसके करैक्टर असैसिनेशन की जाती है और एक प्ली ढूंढी जाती है, एक सहारा लिया जाता है कि ये सब कुछ कंसेंचुअल था। इस केस में भी यही हुआ था। तो AGHS और जो AGHS के जो लॉयर्स थे उसने इन चीज़ों को किस तरह से शूट डाउन किया इन दी कोर्ट? देखिए, पहले तो जो इम्प्रूवमेंट आई है ना, वो लॉ इन इटसेल्फ पे आई है। वो विक्टिम सेंट्रिक एक कानून बना है। फिर अब उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए एक सेंसिटाइज जुडिशरी, अगर आप पुलिस को छोड़ भी दें तो हमारा जो एडवांटेज था, अगेन हमारा जो लॉयर थे वो दे वर वेरी फेमिलियर विद द केस, विद द लॉ। तो आप देखें ना कि जो कंसेंट है वो डिफाइन किया गया हुआ है इस कानून में। अब अगर जज साहब का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में कमी थी, तो हमारे लॉयर ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, उनको वो डेफिनेशन पढ़ के सुनाई कि कंसेंट हैज टू बी 100%, एंड द द बर्डन टू प्रूव कि देयर वाज कंसेंट फॉल्स ऑन द अक्यूज्ड। तो कंसेंट का सबसे बड़ा मसला होता है रेप केसेस में। और ये जो एक और अच्छी बात इस कानून की ये है कि इसमें कैरेक्टर असैसिनेशन को भी खत्म कर दिया गया है, कि आप किसी का पास्ट कैरेक्टर या पास्ट एक्सपीरियंस, या जो पहले 2 फिंगर टेस्ट था, वो अब अलाउड नहीं है। लेकिन ये फिर भी चीजें होती हैं। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसमें भी कितना कंसेंट को रेप कन्विक्शन के बावजूद उसको कहा गया कि कंसेंशुअल था। तो आप देखें कि ये सिर्फ सेशन कोर्ट का मामला नहीं है, ये तो हमारे सुपीरियर कोर्ट्स में भी कंसेंट की समझ नहीं है। अच्छा निदा, अगर आप एंटी रेप एक्ट की बात करते हैं हम, तो उसके अंडर एक जेंडर क्राइम्स यूनिट का कॉन्सेप्ट था, जो हर लेवल पे एक जेंडर क्राइम्स यूनिट बनाए गए थे। आर दे बीइंग मॉनिटर्ड समहाउ? बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि वहाँ पे पुलिस इज़ नॉट सपोर्टिव, या वो चालान सबमिट नहीं कर रही, FIR नहीं दर्ज कर रही रेप केसेस का इन पर्टिकुलर। तो इनको मॉनिटर करने के लिए कौन है, और क्या इनकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर आपकी कोई वो एनालिसिस, तो आप हमें बताएं। देखिए, जहाँ तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इस कानून को इम्प्लीमेंट करने का,
that is almost 100% in place. Special investigating units with the police, special prosecutors, special courts, आप एंटी रेप क्राइसिस सेल की बात कर रही हैं, बिकॉज रिसोर्सेज की कमी है तो हर जगह नहीं बन सके, लेकिन बन गए में उनको उनकी ट्रेनिंग भी इन अ वे होती है, और मॉनिटरिंग और उनकी जो एवेल्युएशन होती है वो एंटी रेप कमिटी करती है। लेकिन ऑब्वियसली आप देखें, अगेन द लुकुना इज द पुलिस। अगर पुलिस बीच में तावन नहीं करती तो वो एंटी रेप क्राइसिस सेल की तो गलती नहीं है, बट अगेन उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। कन्विक्शन रेट विच वाज लेस देन 2.5% इज नाउ 5%। इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, बट इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन के हालात बेहतर हो रहे हैं। तो एंटी रेप क्राइसिस सेल आगे जाके जैसे जैसे जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस हमारे इंस्टीट्यूशंस की बढ़ेगी, उनके भी काम बेहतरी की तरफ ही जाएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने बात की कि बहुत सारे जो रेप के जो मुकदमा जो ट्रायल चलते हैं उसमें सर्वाइवर रिज़ाइल कर जाते हैं या वो पीछे हट जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस सवाल से जो एंटी रेप एक्ट है वो क्या कहता है कि अगर कोई सर्वाइवर पीछे हट जाए तो क्या वो मुकदमा जारी रह सकता है? देखिए, बिल्कुल रह सकता है। ये तो प्रोसिक्यूशन का है ना। आप बजाय के आप जल्दी से प्रोसिक्यूशन ये कह के जी अब स्टेटमेंट चेंज हो रही है या ये हो रहा है कि इस केस को खत्म करें, तो प्रोसिक्यूशन बिल्कुल इसको आगे लेकर जा सकती है। अगर आप विटनेस को ये हॉस्टाइल डिक्लेयर कर सकते हैं ना, अगर वो अपनी स्टेटमेंट चेंज करती है कि कैसे क्या हालात हुए कि उसने अपनी स्टेटमेंट के को चेंज किया, तो प्रोसिक्यूशन कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल बाय टेकिंग द केस फॉरवर्ड एंड नॉट इक्विटल ना हो या खत्म ना हो। तो हर इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट पुलिस का रोल है उतना ही प्रोसिक्यूशन का है। जज ने तो एंड में एविडेंस पे ही फैसला करना है कि एविडेंस कौन सी है, लेकिन जजेस का भी जेंडर सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी सिग्निफिकेंट हमने नोटिस किया है डेवलपमेंट, कि पहले होता था कि फॉरेन रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस का केस हुआ है। अब कोर्ट्स थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि अगर कुछ दिन ऊपर लगे हैं रिपोर्ट, दे अंडरस्टैंड कि ये इस किस्म का क्राइम है। A woman or any person who has been sexually assaulted is not comfortable in coming forward. तो ये जो एक टाइम लैप्स आता है रिपोर्ट इंसिडेंट में और रिपोर्टिंग में, इसमें भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कोर्ट्स और अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। सो प्रोसिक्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। प्रोसिक्यूटर्स, जो कि हमने देखा है एक दो केसेस में भी इम्प्रूव्ड उनका है परफॉर्मेंस। अच्छा मिस्दा, हमने पंजाब में एक हाल ही में एक नया ट्रेंड देखा, एक नया अदारा बना CCD, और उसने अवाम में मकबूलियत हासिल करने के लिए उन मुजरमों को मारना शुरू कर दिया या ज़ख्मी करना शुरू कर दिया जिन पर सेक्सुअल वायलेंस के इल्ज़ामात थे। और जब इस सवाल से बात की जाती है पुलिस से तो वो कभी ऑन द कैमरा कभी ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि देखें अदालत से इन मुकदमात में सज़ाएँ नहीं होती, बहुत सारी वजूहात हैं कि लोग पीछे हट जाते हैं, सबूत नहीं होता। लेकिन अब इस तरह की जो जजमेंट हमने देखा, AGHS ने 12 महीने के अंदर अंदर इसको कन्विक्शन को लिया, तो हमें ये बात समझ आ रही है कि अगर पावरफुल प्रोसिक्यूशन हो तो सज़ा यकीनी है। तो एक तो ये बताएं कि इस तरह के मुकदमात को या इस तरह के जो फ़ैसले हैं इनको हुकूमत क्यों सेलिब्रेट नहीं करती और हुकूमत ग्लोरीफाई करती है CCD की उन कार्रवाइयों को जो कि ख़ुद अपने ओन पे एक कानून के ख़िलाफ़ अमल है। बिल्कुल जी, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं, अब उसको बेशक को ये तर्ज दें, उसको ये कहें कि इनको कानून में तो सजा मिलनी नहीं है, तो इस बेहतर तरीका ये है कि इनको सोसाइटी से ही खत्म कर दिया जाए। बट ये तो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाता है ना। हम तो वी ऑलवेज स्पीक अबाउट अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। देखिए, अगर आपने किसी चीज में भी बेहतरी लानी है तो इट इज नॉट द सेवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट, इट इज द सर्टेनिटी ऑफ इट। तो अगर आप उनको आउट ऑफ द लॉ के जुमरे से बाहर ही जाके सेटल करें तो लॉ में तो कोई बेहतरी फायदा नहीं नहीं आई, होगा। फायदा नहीं होगा। तो ऑब्वियसली क्राइम, चाहे वो औरत के खिलाफ हुआ है या किसी को कत्ल करके हुआ है, क्राइम इज क्राइम। तो उसकी तो अलग सजा बनती है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करें। मैं तो इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि अगर उनके खिलाफ इतना एविडेंस है कि माना जा रहा है कि दे आर ऑफेंडर्स, तो फिर उनको कानून क्यों नहीं सजा दे सकता। अच्छा, इस केस की प्रेसिडेंट को ऐसी आप समझती हैं कायम हुई है जिससे ये प्रूव होता है
कि क्योंकि एक दलील है, एक लोग समझते, एक नैरेटिव है कि रेपिस्ट आराम से छूट जाते हैं केसेस के अंदर। तो आप समझती हैं कि ये केस इस तरह का प्रेसिडेंट कायम करता है? देखिए बिल्कुल करता है, क्योंकि जिन जज साहब ने ये सजा दी है उनके भी कुछ ऐसे खदशात थे जो कि कंसेंट रिलेटेड, लैक ऑफ ये जो एक कहते हैं ना कि उसने रोकने की कोशिश नहीं की, उसने औरत ने जो सर्वाइवर है उसने रिस्पांस नहीं दिया कि जिस तरह कंसेंट उसकी इन्वॉल्व थी। तो ये भी हमारे लॉयर ने उस चीज को एड्रेस किया था कि कानून कहता है कि अगर उसने फिजिकली उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, दैट डजंट मीन दैट शी हैड कंसेंटेड। तो आप देखें कि एक जज साहब की तो अवेयरनेस आई है ना, तो यही हम दूसरे केस में प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और देखें जज साहब ने एक ये भी कहा, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड, कि क्यों ना रेपिस्ट की शादी करा दी जाए सर्वाइवर से। तो ये जो हमारा एक माइंडसेट है ना कि जहाँ पे 14 साल की बच्ची की भी शादी को वैलिडेट कर देते हैं, जो कि स्टैट्यूटरी रेप होना चाहिए, क्योंकि अब तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी क्योंकि उसका तो कॉन्ज्यूमेट हो चुकी है ये शादी। और या आप रेपिस्ट एक लड़की है हमारे माशरे में रहती है तो इसकी शादी करा देते हैं, तो इसको बदनामी से बचाएंगे। तो इन बावजूद इन ऑब्जर्वेशंस की जज साहब की ऑब्जर्वेशंस के बावजूद 14 साल सजा देना बहुत बड़ी बात है। दैट मीन्स दैट वी वर एबल टू एड्रेस ऑल दिस प्री जुडिशियल माइंडसेट व्हिच अ वुमन फेसेस व्हाइल टेकिंग हर सेक्सुअल असॉल्ट क्लेम टू द कोर्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद जो लीगल एड का कॉन्सेप्ट है वो कितना ज़्यादा उभर के सामने आता है, ख़ास तौर पे इस तरह के केसेस में जहाँ पे रेप का इल्ज़ाम हो, तो उसमें लीगल एड क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हुकूमत की प्रोसिक्यूशन के साथ साथ? देखिए एक रेप सर्वाइवर जो है, एक तो स्टिग्मा है। बहुत सारे केसेस में माँ ला रही होती है, मेल फैमिली मेंबर्स आर नॉट सपोर्टिव बिकॉज ये कहते हैं कि अब तो हो गया है तो अब इसको बात को खत्म करो, और बदनामी लेने की क्या जरूरत है। तो आपका क्या ख्याल है कि इन इकोनॉमिक सेटअप वेयर द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ अ वुमन इज नहीं होती और डिपेंडेंट वो मेल फैमिली मेंबर्स पे होती है, तो लीगल एड तो बहुत क्रूशियल पार्ट ऑफ इट है। और वैसे भी देखें ना, औरतों के पास ना लीगल रिसोर्सेज होते हैं, ना लीगल पाथवेज का पता होता है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। तो लीगल एड तो वो एक खाना टिक करती है जो कि इज इनवैल्यूएबल फॉर सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया निदा अली साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये जो केस बड़ा ही एक लैंडमार्क केस है जिसको AGHS ने 1 साल के अंदर अंदर ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन को सिक्योर किया है एक रेपिस्ट की। इसके हवाले से आपने बात की, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।